ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर जो है, अगर आप बाकी बोर्ड्स में देखेंगे तो उसका नाम जनरली होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नाम होता है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये नाम होता है, और पिछले सिलेबस में महाराष्ट्र बोर्ड में भी यही नाम था इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, आपको पहले मैं वो समझाता हूँ। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या बात करता है, कौन से टॉपिक के बारे में बात करता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करंट जो होता है ना, उसके कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। करंट के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। करंट का एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट। करंट का एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, तो करंट के कई सारे इफेक्ट्स हैं कि इसमें पहला इफेक्ट कौन सा बोल रहा हूं मैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा इफेक्ट है जैसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारा, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के कई सारे इफेक्ट्स हैं, मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, वो हीट कर देता है कंडक्टर को। वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? उसके पार्ट्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसको। तो वो क्या है? जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई? वो क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम किसी वायर में से करंट को फ्लो कराएं तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। क्या क्रिएट कर लेता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम क्या करेंगे, किसी वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं तो अपने आसपास क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपने को इसके बारे में पढ़ना है। हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में कोई कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर में से क्या करेंगे? करंट को फ्लो कराएंगे, और करंट फ्लो करा करके वो अपना इर्द गिर्द क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? पूरे चैप्टर का मैंने आपको क्रक्स समझा दिया कि पूरे चैप्टर में क्या करना है। कोई वायर लेना है, कोई कंडक्टर लेना, वायर ले लो, कोई कॉइल ले लो, सोलेनॉइड ले लो, उसमें से क्या करो? करंट को फ्लो करा दो। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना है अपने को? वैल्यू पता करना अलग अलग पॉइंट पे। यही इस चैप्टर का अपना टास्क है। समझ में आता है? आई गेस समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें सब हेडिंग लगाओ इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अब जो है, अगर बोर्ड्स में आप देखेंगे तो ये चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का वेटेज है, और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो बोर्ड में 5 मार्क्स का चैप्टर है और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का, मतलब कंपलसरी 4 मार्क्स का आएगा ही पेपर में। ठीक है, इसके टोटल टॉपिक्स आप देखेंगे तो सब टॉपिक्स 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर के 16 इसके सब टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन से भी हम लोग शुरू करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना, नीट जेई के सिलेबस में साइक्लोट्रॉन नहीं है, सीईटी और बोर्ड्स में। लेकिन अभी तक यही ट्रेंड देखा गया है कि जो पहले सिलेबस में हुआ करता था, साइक्लोट्रॉन से सवाल भी आते थे। ट्रेंड यही देखा गया है कि जो उन लोग टॉपिक नहीं लिखे हैं उससे भी सवाल पूछ रहे हैं। बात समझ आई? तो साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आई? जैसे इंजन नहीं लिखा हुआ, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा है लेकिन सवाल आ रहा है। बात समझ? रोलिंग मोशन नहीं लिखा है लेकिन सवाल आ रहा है पेपर में। नीट जेई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन में। इसके सीक्वेंस एनसीईआरटी से थोड़े इधर उधर है। एनसीईआरटी में इसको बाद में पढ़ाते थे पहले,
अभी हमारी टेक्स्ट बुक में इसको पहले पढ़ा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको पहले पढ़ लें उसको बाद में पढ़ लें, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी इसके 16 सब टॉपिक्स देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब मार्क्स लिख लो इसके, विद ऑप्शन 5 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। ठीक है ना। आइए शुरू करें, एक एक करके इसको अब समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में टेक्स्ट बुक हमारी क्या कहती है, ठीक। सबसे पहले ये इफेक्ट डिस्कवर किसने किया, तो एक साइंटिस्ट था, एक्चुअली प्रोफेसर था, क्रिस्टन हैंस क्रिस्टन ऑयस्टर्ड। उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो अपने क्लासरूम में जा करके कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर वो क्या कर रहा था, एक वायर में से करंट को फ्लो करा रहा था। कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था क्लास में जा करके, और उसमें से वायर में से करंट को फ्लो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये एकदम कॉमन है। क्लासरूम में जब टीचर जाता है तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन देता ही है। जैसे वॉल्टर लुइन का अगर आप कभी लेक्चर देखोगे तो वॉल्टर लुइन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्लास के अंदर, ऐसा, ठीक है ना। चलो भाई, तो वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे क्लास के अंदर, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा था, और उस वायर के, करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल नज़दीक में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई। तो क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन देने के दौरान ही वो ऑब्जर्व करते हैं कि नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, और वो देखते हैं नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, और 2-3 मरतबा ऑब्जर्व करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं उसको। फिर वापस आकर के जब अपनी लैब में उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं, तो उनको एक बात समझ में आती है कि अगर मैं एक वायर में से करंट को फ्लो कराता हूँ और उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब उनको ये समझ में आ गया कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तभी वो क्या कर रही थी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही। यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। बात समझ आई। तो ऑयस्टर्ड ने सबसे पहले एक्सीडेंटल डिस्कवरी कर ली इसकी। हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर। जब एक वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं उसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। किसने डिस्कवर किया, ये ऑयस्टर्ड ने डिस्कवर किया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग को डायरेक्शन पता करना है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रूल है, बहुत सारे रूल है। जैसे राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताऊंगा। बस समझ आई। अभी तो बस शुरू कर रहे हैं तो नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन इसके अलग ये बात याद रखना, राइट हैंड रूल अलग है और राइट हैंड थंब रूल अलग है, दोनों अलग अलग रूल्स हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अलग होता है, वो इंड्यूस करंट के बारे में बताता है, इंड्यूस करंट क्या है वो ईएमआई में समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। और राइट हैंड थंब रूल अलग है कि करंट के, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर वायर में से करंट जा रहा है तो थंब क्या करो, करंट के डायरेक्शन में रखो और ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। तो इससे समझ में आता है मैग्नेटिक फील्ड एक वायर कह रहा हूँ कैसी है, कर्ल है, सर्कुलर सर्कुलर शेप में। चलो भी समझ में आता है। अभी जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ बताऊंगा मैं। तो यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने करी, ऑयस्टर्ड ने करी, लिख लो उसकी। डिस्कवर किसने किया, ऑयस्टर्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाय ऑयस्टर्ड। ठीक है। चलो भाई, राइट हैंड रूल में भी क्या है, ऐसे ये 3 फिंगर्स होंगी, इसमें ये क्या बताएगा, फील्ड के बारे में, ये क्या बताएगा करंट के बारे में, और ये क्या बताएगा, मोशन के बारे में। ठीक है ना। अभी ये बताऊंगा मैं, आगे आएगा तो बताऊंगा। और राइट हैंड थंब रूल तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा अभी क्या कैसा है, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ही ऐसा है, इन लोगों ने स्टार्टिंग में रूल दे दिया है, टेक्स्ट बुक में ही ऐसा। जब भी इसकी जहाँ ज़रूरत पड़नी चाहिए थी वहाँ बताना चाहिए था उसको, अभी बता दिया, कोई बात नहीं, जहाँ एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा वहाँ क्या है, ठीक है। अब उसके बाद 10.1 टॉपिक कंप्लीट है, वो क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन। अब 10.2 में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। हेडिंग लगाओ 10.2 मैग्नेटिक फोर्स। उसमें सब हेडिंग आएगी लॉरेंट्ज फोर्स, सब हेडिंग आएगी लॉरेंट्ज फोर्स।
ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करते हैं। आओ देखो, सब ध्यान से देखो। अगर कहीं पर बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहीं पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को रख देता हूँ, चार्ज पार्टिकल को मैं इसके अंदर ऐसे भेज देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी। कहीं पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रखा, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फोर्स लगाएगी वो है F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, इतना फोर्स लगाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चार्ज की वेलोसिटी पर या चार्ज के एंगल पर इस पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज को आपने ऐसा रखा, चार्ज को आपने ऐसा फेंक दिया, चार्ज को आपने रख दिया, चार्ज को आपने वेलोसिटी दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना फोर्स लगाएगा? क्यू ई वेक्टर लगाएगा, क्यू ई लगाएगा। समझ आता है? चलो, अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो अब ये भी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह अगर हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड? अरे एक नॉर्थ पोल ले लो, एक साउथ पोल ले लो, उसके बीच में क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया। ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? थीटा। इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैंने थ्रो कर दिया तो इस पे जो फोर्स लगता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया? अगर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई वेक्टर। और अगर मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया तो कितना फोर्स लगेगा? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी बार, क्यू वी बार क्रॉस बी बार। यहां तक समझ में आता है? चलो भाई, ये समझ में आया। इसको ओपन करेंगे तो समझ में आ रहा है क्या आएगा? बोलो। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्यू, अरे ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। यानी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या है। समझ आता है? यानी अगर कोई भी एंगल पे मैं पार्टिकल को थ्रो कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, डिपेंड करेगा थीटा क्या है और वेलोसिटी क्या है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को लेके जाके बस मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या है? अरे जीरो है ना, रख दिया तो रेस्ट पर है वो। वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? लेकिन अगर उस चार्ज पार्टिकल को लेके जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, तब उससे फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को लेके जाके रख दो, वो उसको एक्सेलरेट करा देगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाके चार्ज पार्टिकल को रख दो, वो उसको एक्सेलरेट नहीं करा सकता। एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट करा ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसकी स्पीड बढ़ा घटा नहीं सकता वो, सिर्फ क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वो आगे आप समझ जाएंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रख फेंक देंगे तो कितना फोर्स लगेगा? क्यू वी बार क्रॉस वी बार, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक साथ दोनों फील्ड लेकर आ जाऊं। मैंने कोई ऐसा सेटअप कर दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब उसमें चार्ज पार्टिकल को फेंक दो तो उस पर नेट फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अपना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा। अगर दोनों फोर्स मिलकर के फोर्स लगाएंगे, दोनों फील्ड मिलकर के फोर्स लगाएंगे, तो वहां पर कोई नेट फोर्स बनेगा। उस नेट फोर्स को कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? लॉरेंट्ज फोर्स। आई गेस समझ में आया है आपको? तो क्या करना है? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं फेंकना है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं फेंकना है। क्या करना है? ऐसा सेटअप बनाना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाए। उन दोनों फील्ड में साइमल्टेनियसली क्या कर देना है? चार्ज पार्टिकल को फेंक देना है। तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। बहुत बड़ा दिग्गज साइंटिस्ट है ये, बात समझ आई? लॉरेंट्ज छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में और मैथ्स में तुम पढ़ोगे आगे जाकर, समझे? बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है ये, समझे? चलो आओ,
तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में क्या कहती है। क्या लिखा है देखो लॉरेंट्ज फोर्स में, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ रीजन in which both electric and magnetic field are present, then the net force experienced by that charged particle is the sum of electrostatic force and magnetic force and is called as Lorentz force. समझ आया? क्यों कोई हाई फंड इंग्लिश है क्या? एकदम आराम से समझ में आ रहा है क्या लिखा है। जब एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में जाए जहां पर दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो उसमें जो जो नेट फोर्स होगा ना उसको क्या बोला जाएगा? लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाएगा। समझ में आता है? तो ये जो है इक्वेशन उसकी लिखनी है। इक्वेशन क्या है? कुछ नहीं है। नेट फोर्स के लिए क्या होगा? एफ ई प्लस एफ एम क्या होगा? क्यू ई प्लस क्यू वी बार कॉस वी बार। क्यू दोनों से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आता है? पहले तुम लोग ये कॉपी करो फिर मैं इक्वेशन समझाता हूँ। वैसे खुद से समझने की कोशिश करो क्या लिखा है, आसानी से समझ जाएंगे आप उसको। आया बताओ इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स में, कंसिडर चार्ज मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी वेक्टर। बात समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज उस दोनों फील्ड में वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस पर क्या लगेगा? दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर उस नेट फोर्स लिखेंगे एफ नेट तो बोलो क्या होगा? एफ इलेक्ट्रिक प्लस क्या होगा? एफ मैग्नेटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? क्यू ई वेक्टर। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ से क्यू को कॉमन ले लो तो ई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा? वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ऐसे आ जाएगा। सबको समझ में आया? तो इजीली समझ में आ गया होगा क्या लिखा है ना? तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है ना? तो अब तक क्या क्या समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। हम किसी वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। हमको क्या करना है? उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। बात समझ आई? ठीक। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ा कि अगर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई बार। मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तो क्यू वी बार क्रॉस वी बार। दोनों में साइमल्टेनियसली फेंक देंगे तो नेट फोर्स लगेगा क्या? क्यू वी बार क्यू ई बार प्लस वी बार क्रॉस वी बार। उसको क्या बोलते हैं? नेट फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। समझ आए? इजी। चलिए आएगा, समझ में आता। आगे चलते हैं। आगे क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है ना? उसके यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं वगैरह वगैरह उसको देखते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला आया। क्या आया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आया क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना? अब हम लोगों को ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। क्या यूनिट होता है उसका? टेस्ला या फिर गॉस। टेस्ला या फिर गॉस। ठीक है ना? तो एक टेस्ला कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस होता है। तो ये जो आपके पास है टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, तो 1 टेस्ला कितना होता है वो अपने को अब देखना है। ठीक है ना? चलो भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ठीक है ना? तो अब ये कितना होता है उसको समझते हैं। क्या लिखा है? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acting on a charge of 1 coulomb moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to magnetic field, the magnetic field is said to be 1 Tesla. डिफाइन करने का तरीका होता है कि अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो उसके फॉर्मूले में आने वाली बाकी क्वांटिटी को 1 कर दो। मैं मतलब समझाता हूँ आपको, देखो सब ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ 1 टेस्ला को। तो पहले बी को एक साइड रखो। ये क्या हो जाएगा बोलो? एफ एम अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू वी साइन थीटा। ठीक। अब मुझे ये 1 चाहिए, 1 = 1 होना चाहिए। तो ये सबको भी क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। तो 1 टेस्ला कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 कूलम के चार्ज पर जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। और साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 होगा।
कुछ समझ आया? हाँ, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मतलब क्या, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से भेजा ऐसे, अब बताओ ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90। तो ये जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। कितना चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 कूलम। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है, 90। तब मैं बोलूंगा कि अगर इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 कूलम के चार्ज पे, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला की होगी। बात समझ आई? मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर फेंका, तो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और वो 1 कूलम का चार्ज है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 1 टेस्ला की होगी। ये तरीका है उसको डिफाइन करने का। समझ में आता है? ऐसा है, तो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। आई गेस समझ में आया। तो यही लिखा हुआ है, वापस से रीड करते हैं। इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड perpendicular to magnetic field, then the magnetic field is said to be 1 टेस्ला। समझ में आता है? और इसका और एक यूनिट क्या बनेगा टेस्ला का, जो प्रॉपर यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा बोलो? ये है क्या, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा। चार्ज का क्या होगा, कूलम होगा। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। साइन थीटा का तो कुछ नहीं होगा, तो सेकेंड ऊपर चले जाएगा, तो क्या बनेगा, न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय कूलम मीटर। ये भी टेस्ला होता है। बात समझ आई? तो 1 टेस्ला इज 1 न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय कूलम मीटर। बात समझ आई? सीईटी में ऐसे सब सवाल आते हैं, बच्चे पगला जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल छोड़ने नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट उसका क्या होता है, टेस्ला होता है। कन्वर्जन याद रखना, सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है, ध्यान रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, m1l1t-2। चार्ज का क्या होगा, a1t1। और वेलोसिटी का क्या होगा, l1t-1। बहुत इजीली आप सॉल्व करके इसको निकाल लोगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के भी डायमेंशन आ जाएंगे। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सबको समझ में आया? तो हम लोग क्या यहाँ पर देखे, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। 1 टेस्ला क्या होता है वो देखे। उसका सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस। 1 टेस्ला कितना गॉस होता है, 10⁻⁴ गॉस होता है ना। और उसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है ना। कॉपी, चलो चेक योर ग्रास्प। 1 टेस्ला इज हाउ मच गॉस, 10⁻⁴ गॉस। Relation for magnetic force in vector form is given as, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स को, अरे क्यू वी बार क्रॉस वी बार, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻⁴ आएगा। इसका आंसर आएगा एफ एम वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस वी बार, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या है सवाल देखो। A proton from cosmic rays enters Earth's magnetic field in a direction perpendicular to the field। ठीक है ना, कॉस्मिक रेज से एक प्रोटॉन आता है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है ना, एंटर करता है। प्रोटॉन एंटर करता है, वो भी कैसे एंटर करता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंटर करता है, मतलब सीधा सीधा थीटा क्या है, 90 है। If the velocity of proton is this, magnetic field is this, find force exerted on the proton by the magnetic field। समझ आ रहा है ना। तो क्या लगाएंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। चलो आंसर बताओ जल्दी से। साइन 90 जो कि 1 होगा। मार्वल का है,
मैथ्स की कहाँ है? हाँ मैथ्स की कल ले आना। क्वेश्चन लिखो। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर या फिर चलो तो आई गेस समझ में आ गया। इसका आंसर कितना आया? कितना? ठीक है चलो भैया, अब साइक्लोट्रॉन मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नई चीज़ अपने सामने है साइक्लोट्रॉन मोशन। इसको अब समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। ठीक है, और फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। ओके, साइक्लोट्रॉन मोशन जो है इसको समझते हैं। साइक्लोट्रॉन मोशन में सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला समझेंगे हम लोग कि साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। क्या लिखा है साइक्लोट्रॉन में? साइक्लोट्रॉन असल में है क्या? एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, इसको बोलते हैं एटम स्मैशर। क्या बोलते हैं? एटम स्मैशर भी बोलते हैं उसको। एक एटम जो होता है, हम एक चार्ज पार्टिकल को इतना तेज घुमाते हैं और जाकर के एटम पे हिट कराते हैं, वो क्या करता है? उसको तोड़ देता है। बात समझ आई? तो वो एटम स्मैशर भी कहा जाता है उसको। तो साइक्लोट्रॉन मोशन या साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या लिखा है? इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इट अंडरगोज सर्कुलर मोशन। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इट अंडरगोज सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो आई गेस कुछ कुछ तुम लोग के भेजे में जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो करेंगे कि वो परपेंडिकुलर हो उससे मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों है अभी समझाता हूँ। फिगर शो द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अ पार्टिकल विद चार्ज q मूविंग विद द स्पीड v इन द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल को हम लोग ने ऐसे थ्रो किया है, ये डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो उस पर क्या लगेगा? अब अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब समझो ज़रा। यहाँ पर अपने को ये समझना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या समझना पड़ेगा? चार्ज पार्टिकल पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो उसका एक तरीका तो ये है समझने का कि एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? वो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अपने पास अगर अपने को फोर्स पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी क्रॉस बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी क्रॉस बी, है ना। मतलब वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उससे फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। ये एक तरीका है वेक्टर से। दूसरा तरीका है राइट हैंड पाम रूल के थ्रू जाना। इसके थ्रू जाना? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में अपन ने इसको वेलोसिटी दी, पार्टिकल को ये डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, तो ये थंब बताएगा अपने को वेलोसिटी के बारे में और ये बताएगा अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बताएगा वेलोसिटी और ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो अपना पाम है ना, पाम पाम ये अपने को बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। वापस से सुनो, अगर थंब बता रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये चारों उंगलियां बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो पाम क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, अगर ये आपको समझ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, इधर वेलोसिटी ऊपर है, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर, अंदर की तरफ, यानी चार्ज पार्टिकल पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? हाँ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती
ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, क्रॉस से ही बताएंगे ना उसको, तो पता ही अपने को, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। ध्यान से सुनेंगे सब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अरे इधर इधर लगेगा लेफ्ट में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा ये डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, तो इससे ये डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से क्या करेगा, मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अब वेलोसिटी हमको पता है, कर्व पाथ पे वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, बोलो बोलो, कर्व पाथ पे वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेंजेंट। अब वेलोसिटी इधर है, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, वेलोसिटी इधर, अब फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ये इसको फिर से क्या करेगा, ऐसे मोड़ देगा। तो समझ में आ रहा है। अब बताओ, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा है, अब वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगने से ये क्या करेगा, इसको फोर्स क्या करेगा, इसको मोड़ देगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे घूमते घूमते ये क्या कर लेगा। अब स्टेटमेंट समझ में आएगा, क्या लिखा था वो, क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था हमारे पास, इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड इट अंडरगोज, बात समझ आई, चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर किया था, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर कराया आपने, तो हर पॉइंट पे वो क्या करते जाएगा, फोर्स लग के उसको मोड़ते जाएगा, और वो क्या परफॉर्म करने लगेगा, सर्कुलर मोशन। आई गेस समझ में आया, क्लियर है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैग्नेटिक फोर्स उसको एक्सेलरेट नहीं करा सकता है, हाँ मतलब उसकी स्पीड को बड़ा घटा नहीं सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक्सेलरेशन तो हुआ क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन स्पीड बढ़ घट नहीं सकती उससे, स्पीड को नहीं चेंज कर सकता, डायरेक्शन चेंज कर सकता। सही है, चलो आई गेस समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अगर चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर जाए, परपेंडिकुलर, तो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। कब होना चाहिए ये, 90 पे एंटर करेगा पार्टिकल, तब होगा ये, समझ आता है। आगे उसके बाद फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर विद द चार्ज क्यू मूविंग विद द स्पीड ऑफ द फील्ड। ये समझ में आ रहा होगा अभी, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर को है ना, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर किया, तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। समझ में आया। अब अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन उसको मोड़ रहा है, हाँ मैग्नेटिक फोर्स। तो वही लिखा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, अरे थीटा कितना है 90, साइन 90 क्या होगा 1, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये बात समझ में आती है, आर क्या है, इसका ये रेडियस है, ठीक है ना। चलो भाई समझ में आता है, तो वहाँ से मोमेंटम हम लोग निकाल लेंगे, मोमेंटम क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्यू बी आर हो जाएगा। यहाँ तक कुछ समझ में आया है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या है, या सिर्फ इतना लिखने का कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन 90। समझ में आता है। अब बताओ जल्दी से क्या होगा, एक वी कैंसिल, क्या होगा, एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी आर हो जाएगा, साइन 91 हो गया, आर उधर चला गया, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आया, क्यू बी आर आ गया। इसको साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। क्या आपको समझ आया। तो साइक्लोट्रॉन मोशन में हम लोग ने साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। इसमें हम लोग ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं कि वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेगा चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में जाके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा।
और सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 90, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। तो एम वी क्या आ जाएगा, क्यू बी आर आ जाएगा, यानी मोमेंटम क्या आ जाएगा, क्यू बी आर। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक क्या क्या पढ़े बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोलो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक करंट के कई सारे इफेक्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, अगर कोई वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके इर्द गिर्द क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। हमारा टास्क क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोलो। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा लॉरेंट्ज फोर्स। अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तो उस पर नेट फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। कितना होता है वो नेट फोर्स, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो क्या होगा, क्यू को कॉमन ले लो तो ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार, इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। उसके बाद अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, बोलो। न्यूमेरिकल किया, उसके बाद अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, साइक्लोट्रॉन फार्मूला पढ़ा। इसमें हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या पढ़ी, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे कि वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, तो चार्ज पार्टिकल फील्ड में जाने पर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सही है ना। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, यानी एम बी इज इक्वल टू क्यू बी आर, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। और मैग्नेटिक फील्ड को भी उसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। एक टेस्ला कितना गॉस, 10⁴ गॉस। डायमेंशन निकाल लोगे ना उसके, इजीली निकाल लोगे। और एक टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे, जब चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, 1 कूलम का चार्ज हो और वो 1 मीटर पर सेकंड से चले, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला की होगी। समझ में आया, बहुत अच्छे, कॉपी करो। फ्रीक्वेंसी इसकी डिराइव कर लेते हैं, और ये कैसे काम करता है इसको लिए मैं आपको कल एक वीडियो दिखाऊंगा और उसमें पूरा इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है ना। आइए, तो पहले इसका टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और ये आयन मूव सक्सेसिवली लार्जर रेडियस मैं आपको कल समझाता हूँ कैसे क्या। अब टाइम पीरियड तो हम लोग को आता ही निकालने, सर्कल में अगर पार्टिकल घूम रहा है ना, तो बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड होता क्या है, अगर टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। समझ में आ रहा है। एक सर्कल में कितना चलेगा पार्टिकल, 2πr चलेगा, स्पीड उसकी कितनी होगी, v होगी। समझ में आता है ना। अब क्या, ये जो मेरे पास है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको कि एम वी इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा, क्यू बी आर लिखा, तो v क्या हो जाएगा, बोलो, क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा। समझ में आता है। बस v की जगह क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, क्यू बी आर बाय एम लिखने जा रहा हूँ। तो 2πr क्यू बी आर, ये m पर चला गया, ये समझ में आता है ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी बचा। दिस टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है। इससे टाइम पीरियड आ गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आई गेस समझ में आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी आप कॉपी करेंगे, और बाकी आगे जो चीज़ें लिखी हैं मैं आपको कल के सेशन में समझाऊंगा कैसे क्या काम करता है।